हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। आज हम इसके फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं, इसके फॉर्मूलेस क्या क्या होते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जैसे कि आप जानते हैं, बेसिकली यहाँ पर हम जो कॉस्ट निकालने वाले हैं अलग अलग सोर्स की कॉस्ट निकालने वाले हैं, अलग अलग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की। जैसे कि हम निकालेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट निकालेंगे, उनकी कॉस्ट कितनी होगी, वहाँ से समझ आएगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है। हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट निकालने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ डिबेंचर्स, लोन्स, ये जो डेट है इसका मतलब, इन सब की कॉस्ट ही हम निकालेंगे और रिटेन्ड अर्निंग की भी कॉस्ट निकालेंगे। इन सभी की कॉस्ट को हम यहाँ पर सीखेंगे कैसे फॉर्मूलेस बनते हैं, ठीक है। और बिना कोई देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा पहले कॉस्ट, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट है और ये ज़्यादातर क्वेश्चन में आपकी यूज़ होगी। डेट में सब कुछ आ जाता है, डिबेंचर्स, लोन, सब कुछ आ जाएगा। तो डेट की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? डेट की कॉस्ट निकाली जाती है आपके इंटरेस्ट से। आपका इंटरेस्ट कितना है? जैसे कि मैंने डेट लिया 5 लाख रुपीज़ का, मुझे उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट देना है, तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो कॉस्ट बनेगी, ना कि 5 लाख रुपये मुझे वापस लौटाना है, वो मेरी कॉस्ट नहीं बनेगी। जो मेरे को 10% इंटरेस्ट के तौर पे देना है, यानी कि एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो है मेरा, वो है मेरी कॉस्ट। तो इसका मतलब मेरी क्या कॉस्ट बन गई? इसके इंटरेस्ट की, ठीक है। और इंटरेस्ट की कॉस्ट अब बन गई है, मुझे उसको परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है कि वो कितना परसेंट है डेट का। तो नहीं, यानी कि मुझे नीचे लिखना पड़ेगा कि मैंने कितना डेट लिया। डेट कितना लिया उसको हम एनपी बोल सकते हैं, नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स हम क्यों बोल रहे हैं कि आपकी एक तो अमाउंट कितनी रिसीव हुई डेट की, आप उसको लिखो, लेकिन इसमें कुछ कॉस्ट माइनस कर देनी है। हम सिर्फ यहाँ पर नेट प्रोसीड लिखेंगे कि हमें एक्चुअल में मेरे हाथ में कितना पैसा हुआ। हम यहाँ पर डिस्काउंट की कॉस्ट नहीं लिखने वाले, डिस्काउंट ऑन इशू उसकी कॉस्ट हटाएंगे वाले, उसकी कॉस्ट हटाएंगे हम यहाँ पर, वो कॉस्ट हम यहाँ पर नहीं गिनेंगे, ठीक है। हम वो एक्सपेंसेस हम यहाँ पर नहीं गिनेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट जो होती है हमारी कॉस्ट ऑफ इशूइंग, तो हम यहाँ पर कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस नहीं लेंगे। उसमें से माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको कहते हैं नेट प्रोसीड्स, वो हम नीचे लिखेंगे और इंटू 100 कर दो, या फिर नहीं भी लिखो, आपके परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा। पर आपको एक बार ध्यान रखनी है, ये जो मैं इंटरेस्ट बता रहा हूँ ये बिफोर टैक्स वाली बता रहा हूँ। जनरली आपके सामने टैक्स गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, और जब टैक्स गिवन होता है तो होता क्या है कि आपकी जो इंटरेस्ट है ये टैक्स डिडक्टेबल होता है। आपका इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है। कैसे? सपोज करते हैं कि आपका प्रॉफिट कमाया आपने 5 लाख का, मेरी बात ध्यान समझना, और दूसरा केस आपने प्रॉफिट कमाया 5 लाख का। एक तरफ हम इंटरेस्ट लेंगे, एक तरफ हम नहीं लेंगे, देखते हैं कि क्या होता है, इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल है या नहीं है। सपोज करते हैं कि मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट डिडक्टेबल है, यहाँ पर मैंने डेट लिया है 5 लाख का, उसके बाद 10% दूंगा, यानी कि 50,000 का मैं इंटरेस्ट दूंगा, और इधर मैं कोई भी इंटरेस्ट नहीं देने वाला। तो यहाँ पर तो प्रॉफिट कितने का होगा? 5 लाख का ही होगा, बट यहाँ पर 50,000 से घट जाएगा, यानी कि 4.5 लाख का हो जाएगा। अब मुझे टैक्स देना है, तो टैक्स सपोज करते हैं 20% का, और यहाँ पर भी मुझे क्या देना है? टैक्स देना है 20% का। यहाँ पर जो टैक्स का बनेगा वो बनेगा 1 लाख का, और यहाँ बनेगा सिर्फ 90,000 रुपये का, और ये टोटल आ जाएगा लास्ट में प्रॉफिट 3,60,000 रुपये का, और इधर आ जाएगा 4 लाख रुपये का। देखो, ऊपर मैंने डेट लिया था, तो मेरा जो प्रॉफिट है यहाँ पर 50,000 से कम होना चाहिए, क्योंकि मैंने इधर डेट दिया है, इधर इंटरेस्ट दे रहा हूँ, इधर नहीं दे रहा हूँ, तो मेरा एंड में जाके प्रॉफिट 50,000 से कम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। मेरा प्रॉफिट सिर्फ 40,000 का कम हो रहा है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि 40,000 से कम इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो टैक्स है वो आपने कम देना पड़ा। यहाँ पर 1 लाख का 1 लाख पूरा टैक्स दे रहे थे, बट यहाँ पर मेरा 10,000 टैक्स बच गया, जिसकी वजह से प्रॉफिट पूरा 50,000 कम नहीं हुआ, 10,000 कम हुआ। तो इंटरेस्ट की वजह से हमको टैक्स कम देना पड़ता है, क्योंकि अगर 50,000 माइनस नहीं करता तो मुझे अभी टैक्स तब भी 1 लाख देना पड़ता, लेकिन मैंने इंटरेस्ट माइनस करा 50,000 का, तो उस 50,000 पे मेरा टैक्स बच गया, 50,000 का 20% टैक्स बच गया। दैट्स वाई मेरा 10,000 पे कम आ रहा है। तो जो इंटरेस्ट है उसकी कॉस्ट पूरी नहीं देते, इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो टैक्स डिडक्ट हो गया, और टैक्स सेविंग वाली कॉस्ट हटा देंगे, इसमें से जितना टैक्स सेव हुआ वो हटा देंगे। तो इंटरेस्ट की कॉस्ट पूरी नहीं देते। अगर मेरा 20% टैक्स है तो मुझे इंटरेस्ट की कॉस्ट सिर्फ 80% पड़ रही है। ध्यान से देखो, 50,000 का इंटरेस्ट है, बट एक्चुअली मेरी कॉस्ट कितनी पड़ी? 40,000। इसका मतलब 80%।
50,000 का 20% तो बच गया टैक्स, और उसका यानी कि तो 80% सिर्फ वैल्यू 50,000 की आपकी कॉस्ट पड़ रही है। तो ऐसे लेना पड़ता है 1 माइनस टी, यानी कि टैक्स रेट में से माइनस कर दो 1 माइनस टी, मतलब 1 माइनस टी मतलब 100% में से आप टैक्स रेट माइनस कर दो। कितना, जैसे कि यहाँ पर 20% था तो कितने होगी कॉस्ट, 80% आपको पड़ रही है सिर्फ। तो जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो आपको टैक्स रेट जितना है उसमें से माइनस कर दो 100% में से 20%, दैट्स वाई आपको आ जाएगी कि इंटरेस्ट की कॉस्ट एक्चुअल में आपकी कितनी पड़ रही है। 1 माइनस टी का मतलब कि आपका टैक्स रेट कितना सेव हो रहा है वो आपने हटा दिया, तो एक्चुअल में जो कॉस्ट बची वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो टैक्स रेट की जो आपका टैक्स रेट है उसको आपने 1 माइनस टी करके लेना है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी बढ़ रही है। 20% टैक्स है तो 80% कॉस्ट पड़ेगी, 30% टैक्स है तो 70% कॉस्ट पड़ेगी। तो ये आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी मैंने बात करी जो कॉस्ट ऑफ डेट की, वो बात करी मैंने इररिडीमेबल डेट, लेकिन डेट रिडीमेबल होता है, ज़्यादातर केस में रिडीमेबल होगा। तो उस केस में क्या करें, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं KD, कॉस्ट ऑफ डेट को। उस केस में क्या करें, सबसे पहले तो वही आएगा इंटरेस्ट 1 माइनस टी, सबसे पहले तो वही आएगा, लेकिन साथ में प्लस कर देना है आपने रिडीमेबल जो आप करते हो डिवेंचर उसमें प्रीमियम कितना देना पड़ा, क्योंकि जब आप रिडीमेबल करते हो आपको प्रीमियम देना पड़ता है। सपोज करो आपने अभी डिवेंचर लिया 5 लाख का, पर रिडीम करोगे उसको 5 साल के बाद 7 लाख में, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा मांगेगा। तो वो जो ज़्यादा पैसा है उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, उसकी भी तो कॉस्ट लेनी पड़ेगी। तो इसलिए रिडीमेबल वैल्यू RV मतलब रिडीमेबल वैल्यू, ये 7 लाख में रिडीम करना है, माइनस कर दो जो पहले मेरी कॉस्ट थी, यानी कि मेरी नेट प्रोसीड जिसको मैंने माना था उसको माइनस कर दो। लेकिन ये जो मेरा आएगा 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ये आएगा पूरे 5 सालों का, यानी कि जितने सालों का मैंने डिवेंचर लिया है उन सालों की पूरी ये 2 लाख रुपये कॉस्ट है। क्योंकि 7 लाख में मुझे कब रिडीम करने हैं, सपोज करो 5 साल के बाद, तो ये तो 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा, ये पूरे 5 साल की कॉस्ट है, पूरे 5 साल के बाद देना पड़ेगा ना 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा, अभी थोड़ी देने हैं। तो मुझे निकालना है कि हर साल कितनी कॉस्ट पड़ती है इसकी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना पड़ेगा, कितने साल का मेरी डिवेंचर लिया है मैंने, इससे समझ में आ जाएगा कि 1 साल की कितनी कॉस्ट पड़ती है उसकी। फिर डिवाइड कर दो, जैसे हम यहाँ पर डिवाइड करते पीछे नेट प्रोसीड्स, बट यहाँ पर अब 2 आ गया है वैल्यू, अब 5 लाख भी आ गए 7 लाख भी, जब 2 वैल्यू आ जाए तो उसका एवरेज लेते हैं हमेशा। तो रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई 2, इन दोनों का एवरेज अमाउंट लेंगे। पहले नेट प्रोसीड ले रहे थे, जब 2 वैल्यू आ गई है तो उसका एवरेज ले लेंगे, जिससे आपकी मिडल वाली फिगर आ जाएगी, जैसे कि 5 + 7 12, 12 बाई 2 6 लाख रुपये नीचे लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली कॉस्ट जो कि है, अगली कॉस्ट है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो कि इसकी जैसे ही होती है बिल्कुल। इसमें आपको फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड देना पड़ता है, और ये बेसिकली आपकी 2 ही तरीके की होती है। एक होता है इररिडीमेबल, जैसे कि हमने अभी उसमें देखा था डिवेंचर्स में भी इररिडीमेबल और रिडीमेबल। इररिडीमेबल कैसे निकलता है कि जैसे कि आपको वहाँ पर फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता था, तो हम क्या करते थे, इंटरेस्ट ऊपर लिखते थे, नीचे लिखते थे वही कि कितनी आपकी वैल्यू थी। ऐसे ही यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड PD लिख दो आप, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना देना पड़ रहा है। आप इसको नोटेशन कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे लिख दो कि उस प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी है, वही चीज़ नेट प्रोसीड आप लिख सकते हो, या मार्केट वैल्यू। नेट प्रोसीड में आपको ध्यान रखना है वही चीज़ कि भाई आपको एक तो शेयर की आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, शेयर प्राइस जो भी आपकी है वो लिखना है, या शेयर की वैल्यू कितनी है, माइनस कर देना है आपने आपकी जो भी कॉस्ट पड़ रही है, जैसे कि ट्रांजेक्शनल कॉस्ट, ठीक है, ट्रांजेक्शनल कॉस्ट माइनस कर देनी है। हो सकता है कि कुछ प्रीमियम देना पड़ा हो, वो प्रीमियम प्लस कर देना है, प्रीमियम ऑन इशू, क्योंकि जब प्रीमियम हम प्रीमियम लेते हैं तो इसके शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है ना, क्योंकि हम एक्चुअल में प्रीमियम ले रहे हैं उनसे कि शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, बट हमने इशू करा 12 रुपये का, तो 12 रुपये का फायदा हुआ ना, टोटल कितना पैसा हाथ में है वो देखते हैं। तो प्रीमियम हमने प्लस कर देना है, कोई भी माइनस कर देना है, जो भी हमने कोई इशू करते हुए कुछ भी एक्सपेंसेस हुए, डिस्काउंट दिया है इशू करते हुए वो माइनस करना है, फ़ायदा हुआ तो प्लस कर देना है। तो ये आ गया आपकी कॉस्ट। इसमें आपका टैक्स नहीं माइनस होता। प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है वो हमेशा टैक्स के बाद दिया जाता है, इसमें आपका टैक्स का फ़ायदा नहीं होता डिविडेंड देने से। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये टैक्स देने के बाद एंड में जो प्रॉफिट बचता है उसका दिया जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन जो इंटरेस्ट होता है डेट वाला वो टैक्स देने से पहले होता है, तभी तो टैक्स हमने बाद में दिया तो इसलिए कम देना पड़ा।
तो लेकिन प्रेफर्ड डिविडेंड कब देना पड़ता है, यहाँ से जो लास्ट में प्रॉफिट आता है उससे देना पड़ता है। तो टैक्स तो पहले माइनस हो चुका है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब बात करते हैं रिडीमेबल की। रिडीमेबल भी बड़ा आसान है, बिल्कुल जैसे हमने ऊपर देखा था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर होगा। शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं KP। तो रिडीमेबल डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर कैसे होगा, बहुत ही आसान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऊपर देखा था कि सबसे पहले तो वही लेना है, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना देना पड़ा, प्लस कर देना है कि हमें जो रिडीमेबल हम करेंगे उसको जो हम एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी वो लेना पड़ेगा। यानी कि रिडीमेबल वैल्यू से हम माइनस कर देंगे जो आज की कॉस्ट है हमें पड़ रही है नेट प्रोसीड, और डिवाइड कर देंगे जो नंबर ऑफ ईयर से, ताकि हमें 1 साल की कॉस्ट आ जाए जैसे हमने ऊपर देखा था। फिर डिवाइड करेंगे वही चीज़, रिडीमेबल वैल्यू दस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकाल लेते हैं, बेसिकली ये ऐसी कॉस्ट है जहाँ पर आपको ना फिक्स कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमने देखा डिविडेंड में, आपका डिवेंचर में फिक्स इंटरेस्ट था, प्रेफरेंस में फिक्स डिविडेंड था, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो शेयर होल्डर की कॉस्ट होती है वो बेस्ड अपॉन एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है, बेस्ड अपॉन शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो वही आपकी कॉस्ट है। सपोज करो आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आपने कहा कि मेरी सैलरी 3 लाख होनी चाहिए, मुझे एक्सपेक्टेशन है। पूछते ना आपसे व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। तो अगर आपने कहा कि मेरी सैलरी 3 लाख एक्सपेक्टेशन है, इसका मतलब कंपनी के लिए जो कॉस्ट बियर हो जाएगी वो कॉस्ट कितनी होगी कंपनी के लिए, आपकी 3 लाख रुपये। आप 3 लाख रुपये के वैल्यू बन गए आप। ऐसे ही इक्विटी वालों की होती है। अगर इक्विटी वालों ने कहा कि मुझे डिविडेंड 10 रुपये पर शेयर मिलना चाहिए, तो वही हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बन जाएगा। तो डिनोट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी से KE से। यहाँ पर आता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड। आपको डिविडेंड कितना मिलने वाला है, डिवाइड कर देंगे अमाउंट आपको कितनी रिसीव हुई है, कंपनी को कितनी रिसीव हुई है, जिससे हमारी कंपनी कॉस्ट निकल पाएगी कि जितनी अमाउंट रिसीव हुई है उस पर कितना आपको डिविडेंड देना पड़ा। वो कॉस्ट निकालने के लिए हम करते हैं इसको। आपको अगर लिखे टेक्निकल लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, D1, 1 साल के बाद डिविडेंड कितना देना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं अभी कंपनी में आ रहा हूँ, कंपनी उसी टाइम नहीं देती डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड कब देगी, 1 साल के बाद देती है। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, D1 डिवाइड करूंगा वही NP से। नेट प्रोसीड बिल्कुल वैसे ही होगा कि आपकी वही चीज़ कितना अमाउंट है ये आपके पास, यानी कि शेयर वैल्यू माइनस कर दो जो आपकी जो भी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट हो या फ्लोटेशन कॉस्ट है, कुछ भी है वो माइनस कर दो, प्लस जरूर कर देना प्रीमियम। अगर कोई प्रीमियम आप इशू करा तो प्रीमियम आपको प्लस कर देना है, इससे आपकी कोई वैल्यू बढ़ गई है, आपका पैसा ज़्यादा है। और कोई भी डिस्काउंट अगर आपका है तो वो आपने माइनस कर देना है, ये आपकी डिविडेंड आ जाएगा। लेकिन ये तो है आपका पहला मेथड है ये, इसे बोलते हैं डिविडेंड यील्ड मेथड। कहीं की बुक में आपके सामने ये लिखा होगा डिविडेंड यील्ड मेथड, यही लिखा होगा आपकी बुक में बहुत सारे में। तो ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड होता है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। ग्रोथ के साथ आपका कितना डिविडेंड आपकी कॉस्ट पड़ रही है, क्योंकि ग्रोथ भी डिविडेंड की होती रहती है। कंपनी जैसे ग्रो करेगी तो वो डिविडेंड की डिमांड भी हमने उतनी रखेगी ग्रोथ करने से। तो ये तो आएगा D1 प्लस NP, बट ग्रोथ फैक्टर में हमने ले लेना है, यानी कि जितनी ग्रोथ हो रही है उसको भी आपने कॉस्ट गिन देनी है, बिकॉज वो डिविडेंड ज़्यादा मांगेंगे हमसे। सपोज करते वो मांग रहे हैं कि 5 रुपये पर शेयर का मुझे डिविडेंड चाहिए, और शेयर की वैल्यू आज की डेट में कितनी है, सपोज करते 10 रुपये, ठीक है। अगर ऊपर पर शेयर ले लो तो नीचे भी पर शेयर लेना है, ध्यान रखना, ऊपर पर शेयर ले रहे तो नीचे भी पर शेयर लेना है। और ग्रोथ हो रही है सपोज करो हमारी 5% के हिसाब से, ठीक है, तो 5 लिख दिया, 5% के हिसाब से ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आपकी इधर आ गया 5%। अच्छा, ग्रोथ कैसे निकाली जाती है, ग्रोथ निकाली जाती है कि भाई ग्रोथ निकाली कैसे जाती है, ध्यान रखो। ग्रोथ निकालने का बेसिकली कोई तरीका नहीं है, आपके सामने क्वेश्चन में दी जाएगी ग्रोथ रेट दिया जाएगा कि आपका जो डिविडेंड है वो इतने ग्रोथ रेट से हो रहा है। जैसे कि आपने कहा 5%, तो ये 5% बस आपने ले लेना है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा जैसे कि 5/10 मतलब 0.5 प्लस 0.05, इस तरीके से आपके सामने आएगा। सिंपल है ना आपके सामने। तो ये आ गया आपके सामने 0.55, और इसको परसेंटेज फॉर्म में लिखे तो 55%। इस तरीके से होता है डिविडेंड यील्ड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ फैक्टर आपको दे देगा क्वेश्चन में, बस आपको उसको प्लस कर देना है। तीसरा मेथड होता है जो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जिसका नाम है अर्निंग यील्ड मेथड।
अर्निंग यील्ड मेथड। यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा, डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा कि अर्निंग कितनी करते हैं, क्योंकि डिविडेंड निकाला जाता है जितनी आप अर्निंग करते हो। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था ना वो चीज़ आपको सामने, कि आपकी जो टैक्स रेट है, ये जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है टैक्स के बाद, ये सारा ना डिविडेंड के तौर पे जाता है। या तो इसमें से डिविडेंड देती है कंपनी या कुछ बचा लेती है। इसको यहाँ से निकाला जाता है अर्निंग, इसी को बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। यहाँ से निकाला जाता है अर्निंग पर शेयर। कैसे निकलेगा कि इसको मैं अगर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूंगा तो एक शेयर पे कितना कमाते हैं शेयर होल्डर, वो मुझे आ जाएगा, क्योंकि ये पैसा अर्निंग किसके लिए है, शेयर होल्डर के लिए। तो यहाँ पर ये आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, इसको दिया जाएगा जिसको बोलते हैं EPS, अर्निंग पर शेयर। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला जाता है वो भी लिख लेते हो यहाँ पर, अगर जैसे आपको नहीं पता। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शेयर होल्डर को जाता है। डिवाइड कर दो इसको नंबर ऑफ शेयर से, कि एक शेयर पे वो कितना कमाएंगे, बस अब वही लिखना है, वही लिखना है, फिर NP वही चीज़। समझ गए बात को, बस इसमें कुछ नहीं करना, आपको डिविडेंड की जगह आपको ये दे दिया जाएगा, और यहीं से डिविडेंड निकलता है तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, डिविडेंड यहीं से दिया जाता है। बट फ़र्क ये है कि अर्निंग पर शेयर में सारा डिविडेंड नहीं बढ़ता, ये भी आपको ध्यान रखना है, सारा नहीं बढ़ता, कभी कभार कंपनी यहाँ से बचा के रखती है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन में दिया जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर है, ठीक है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कभी कभार NI भी बोला जाएगा, नेट इनकम, नेट इनकम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। अच्छा, NP की जगह कभी कभार आपको मार्केट प्राइस भी दे दिया जाएगा, तो बात एक ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने बिल्कुल भी, ठीक है। आपको मार्केट प्राइस दे दिया जाएगा शेयर, इक्विटी शेयर का, वो भी एक ही बात है। मतलब आपको कोई भी शेयर का प्राइस लेना है, नीचे मार्केट प्राइस दे दिया जाएगा, और बस ध्यान रखना है उसमें से कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट, इशू की कॉस्ट, प्रीमियम है तो प्लस कर देना, ठीक है। तो लास्ट में है हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। अब ये क्वेश्चन में बेसिकली कभी कभी पूछा भी जाता है कि क्या कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग हमारी एक्चुअल में कॉस्ट होती है। दरअसल एक्चुअल में ये हमारी कॉस्ट होती है। कैसे होती है, ध्यान रखना। बेसिकली ये जो रिटेन अर्निंग निकलती कैसे है, रिटेन अर्निंग निकलती है कि आपने, अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि ये EPS जो होता है, अर्निंग पर शेयर, इसमें से डिविडेंड दिया जाता है, पर कभी कभार सारा डिविडेंड नहीं बांटते, तो उसमें से अगर आपका डिविडेंड माइनस कर दोगे तो आपके सामने रिटेन अर्निंग निकल जाएगी, कि आपकी बचा हुआ कितना पैसा है जो कि आप बिजनेस के अंदर लगाओगे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ये रिटेन अर्निंग होती है। रिटेन अर्निंग की कॉस्ट होती है आपकी कंपनी के अंदर, वो कंपनी कॉस्ट यही है कि आपका जो शेयर होल्डर को पैसा देना है, बिकॉज ये रिटेन अर्निंग शेयर होल्डर पे ही जाने वाली है बाद में, ठीक है ना। ये शेयर होल्डर की ही कॉस्ट है, क्योंकि ये पैसा हमारे पे आया कहाँ से है, क्योंकि हमने शेयर इशू करे थे, तभी तो आया था ना, ये शेयर को बढ़ना था। तो इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि कहाँ पर जानी थी ये कॉस्ट, ये जानी थी कहाँ पर जानी थी, ये जानी थी डिविडेंड की कॉस्ट में। तो दैट इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि ये कॉस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब इस कॉस्ट को आपको कैसे लेना है कि ये डिविडेंड के तौर पे देना था, तो इसको कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, डिविडेंड जैसी, जैसे हम डिविडेंड निकाला था, तो इसको बोलते हैं KR। डिविडेंड की कॉस्ट आपको देख लो, डिविडेंड की कॉस्ट कितनी थी, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब KE, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने लेना है। इसमें से बस आपको क्या करना है, इसमें से आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें से आपको क्या करना है, 1 - T और 1 - B। सर ये क्या लिख दिया आपने, 1 - T का मतलब क्या, ध्यान से समझो बात को। कॉस्ट KE का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो आप अभी पीछे निकालोगे, यही कॉस्ट हमारी रिटेन अर्निंग कॉस्ट बनेगी, क्योंकि यही कॉस्ट हमारे एक्चुअल में हमारी होनी थी जो कि नहीं हो पाई। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यही हमारी कॉस्ट है, क्योंकि ये पैसा आया कहाँ से है, इक्विटी से तो आया ये पैसा। अब ये T का मतलब क्या है, T का मतलब है टैक्स रेट, और ये टैक्स रेट कौन सा वाला लेना है आपने, ये भी आपको देखना है। इसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। उसका रेट आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, मतलब जो शेयर होल्डर पैसा कमाएगी, बिकॉज ये पैसा कहाँ जाने वाला रिटेन अर्निंग का, शेयर होल्डर पे, सॉरी आपका रिटेन अर्निंग किस पे जाने वाली थी, शेयर होल्डर पे जाने वाली थी। तो उसको इन्वेस्टर को जो टैक्स, शेयर होल्डर को जो टैक्स देना पड़ेगा, उसका रेट गिवन होगा क्वेश्चन में, वो आपको लेना है, ठीक है, वो आपको लेना है।
वो आपको लेना है और उसमें से, क्योंकि वो आपका टैक्स सेव हो जाएगा, वो आपको 1 माइनस टी कर देना है। जैसे कि वो कर रहे थे हम, जैसे उसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट में कर रहे थे 1 माइनस टी कर रहे थे ना। अब ये इंटरेस्ट और इसमें क्या फ़र्क है? देखो फ़र्क कुछ भी नहीं है। होता क्या है कि शेयर होल्डर को भी टैक्स देना पड़ता है, जो भी वो कमाते हैं, है ना। तो वो टैक्स देना पड़ता है उनको। लेकिन वो टैक्स निकलता कैसे है? वो टैक्स ऐसे निकलता है कि देखो उन्होंने कितना, जैसे कि उन्होंने टैक्स कैसे निकलता है कि भाई देखो उनको डिविडेंड कितना मिला, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि टैक्स पूरा नहीं देना पड़ता। देखो कैसे, क्योंकि सपोज करो इसका डिविडेंड बनना था 5 लाख का, माइनस कर देगा इसमें से रिटेन अर्निंग, क्योंकि ये होता क्या है कि आपका रिटेन अर्निंग इसको पूरी नहीं मिलती, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर देगा, मतलब कहने का मतलब जो इसका ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, ये अर्निंग पर शेयर भी कह सकते हैं इसे। तो जो अर्निंग पर शेयर है ये पूरा का पूरा शेयर होल्डर को बचाने वाला था। जैसे कि हमने वो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से निकाला था ना, वही चीज़ कि ये अर्निंग पर शेयर पूरा शेयर होल्डर को जाने वाला था। इसमें से रिटेन अर्निंग माइनस कर देगा वो, कि पूरा तो जाने वाला नहीं है, 2 लाख रुपये माइनस कर देगा, तो 3 लाख पे टैक्स देगा। तो ये वही चीज़ होगी ना कि जैसे कि हम इंटरेस्ट माइनस कर रहे थे जिसकी वजह से टैक्स की कमी आ गई थी, कर रहे थे ना, वैसे यही होगा कि 20% टैक्स देना पड़ा तो 60,000 रुपये हो गया। बट ये अगर 2 लाख माइनस नहीं करता तो टैक्स ज़्यादा जाता। इसलिए आपको वही चीज़ करनी है, 1 माइनस टी कर देना है कि टैक्स की जो सेविंग होगी वो हटा के एक्चुअल में कितनी कॉस्ट पड़ रही है। कि अगर 20% टैक्स है तो 80% कॉस्ट पड़ेगी, तो 1 माइनस टी कर देना है कि 1 माइनस 0.20 यानी कि 0.80 कॉस्ट पड़ रही है। अब ये माइनस बी क्या है? बी का मतलब होता है ब्रोकरेज चार्जेस। जैसे आप ब्रोकर को पैसा देते हो कि शेयर बिकवा दो मेरा, तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो आपको माइनस कर देने हैं, ठीक है। तब जाके एक्चुअल में आपकी कितनी कॉस्ट पड़ रही है वो आएगी। फॉर एग्जांपल आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रही है 10%, तो आपको पता चला कि क्वेश्चन में देगा कि टैक्स कितना देना पड़ा। आपने कहा कि टैक्स देना पड़ रहा है 20%, तो 1 माइनस टी करा। आपने कहा कि देखो ब्रोकरेज भी देना पड़ रहा है, ब्रोकरेज 2% देना पड़ रहा है, तो 1 माइनस 0.02। तो ऐसे करते करते आप इसमें निकाल लोगे, अच्छा 10% का तो कॉस्ट है 0.80, यानी कि 80% इसका पहले करो, फिर इसका आपको 0.08% कर दो, तो 8% आ जाएगा इंटू 0.08%, यानी कि 8% का भी 8% आएगा सिर्फ। तो ऐसा आ जाएगा, है ना, 1.6 ऐसे कुछ। तो ये समझ रहे हो हमारे बात को, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। 0.16 आ जाएगा, 16% कुछ ऐसे। तो समझ रहे हो, ये चीज़ आपको समझनी है, ये आपके सामने क्वेश्चन में देगा। इसीलिए कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कुछ ऐसे निकाली जाएगी, थोड़ा सा अलग है। लेकिन अब क्या करना है बस आपने कि भाई आप ये आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि टैक्स देना पड़ता है। और रिटेन अर्निंग की कॉस्ट क्या होता है कि आपकी टैक्स बचत हो जाती है, तो वो आपने वो वाली कॉस्ट देनी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। और साथ में ब्रोकरेज भी आपको देगा, तो ब्रोकरेज भी माइनस कर देने, नहीं देगा तो नहीं माइनस करनी है। तो इतना सिंपल है। आई होप आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फैला देना। सच में पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।